मोहब्बत की दहलीज पर गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शाम के वक्त राजान और रिज़ान हवेली पहुँच गए थे और फारिस और फरहान आर्यान के पास हॉस्पिटल में थे। निदा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी की रोशनी उसके गुलाबी जोड़े पर पड़ रही थी, जैसे वो चांद की एक किरण हो। हवा हल्की सी चल रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ थी। दरवाज़ा हल्के से खुला, ज़ियान अंदर आया। उसके चेहरे पर एक गहरी मगर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उसकी नज़रें निदा पर जम गई, जो बेखबरी में खिड़की के पार देख रही थी। निदा, ज़ियान ने नर्म मगर गहरी आवाज़ में पुकारा। निदा ने मुड़कर उसे देखा। उसकी सांस कुछ लम्हों के लिए थम सी गई। मैंने तुमसे कहा था, आज हिसाब किताब पूरा होगा, ज़ियान ने कदम पर कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। निदा की धड़कन तेज होने लगी। क्या मतलब? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर उसकी नज़रें ज़ियान के चेहरे से ना हट सकी। ज़ियान ने एक हाथ उसके बालों की लिट को छुआ, दूसरे हाथ से उसकी कमर थाम ली। मतलब ये कि आज हर वो बात पूरी होगी जो कल अधूरी रह गई थी। निदा ने बेख्तियार पीछे हटना चाहा, मगर ज़ियान की गिरफ्त मजबूत थी। उसने निदा को करीब करते हुए सरगोशी की। ये वक्त है तुम्हारे और मेरे दरमियान हर दीवार को गिराने का। निदा की सांसें बेतरतीब हो गईं। ज़ियान ने अपने होंठ निदा के कान के करीब ले जाते हुए कहा, आज रात सिर्फ हम हैं और कुछ नहीं। निदा बिस्तर पर ज़ियान की कुर्बत में सिमट गई थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि वो खुद सुन सकती थी। ज़ियान ने नरमी से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, लेकिन साथ ही इतनी नरमी थी कि निदा को लगा जैसे वो उसे कभी टूटने नहीं देगा। उसने नरमी से निदा के चेहरे पर हाथ रखा, उसके गालों को छुआ और आहिस्ता से उसके माथे पर बोसा दिया। निदा ने पलकें बंद कर ली। वो ज़ियान के लम्स की गहराई को महसूस कर रही थी। ज़ियान ने नरमी से उसके बालों की लिट को हटाया और उसके कान के करीब सरगोशी की। निदा, तुम मेरी हो, हमेशा से और हमेशा रहोगी। उसने निदा को आहिस्ता से बिस्तर पर लिटाया। निदा के चेहरे पर शर्म की लाली थी, लेकिन उसने मुज़ाहमत नहीं की। ज़ियान ने उसके गालों पर अपने लब रखे, फिर उसके हाथों को चूम कर कहा, निदा, तुम्हारे बगैर ये ज़िंदगी अधूरी है। आज मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। निदा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर दी और ज़ियान ने धीरे धीरे उसके करीब आते हुए उसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से मुकम्मल किया। कमरे की फ़िज़ा में चांदनी और जज्बात का मिलाप हो गया। निदा की मुज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता जज्बात के तूफान में बह गई। ज़ियान ने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके लबों पर अपने जज्बात की मोहर लगा दी। उमायमा हॉस्पिटल में ही फ्रेश हुई थी। उसने ब्लैक कलर का डिज़ाइनर सूट पहना था, बाल खुले थे, सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। चेहरे पर बालों की कुछ आवारा लिटें थी, उन्हें हायत प्यारी लग रही थी। वो आहिस्ते से चलते हुए आर्यान के पास आकर बैठती है। बच्चा, क्यों घायल करने पर तुली हो? मरीज की हालत पहले से ही नासाज है। ज़्यादा ठरकी ना बना करें, हर वक्त ऐसे ही करते रहते हैं। तुम मेरी मोहब्बत को ठरकपन का नाम दे रही हो, बहुत गलत बात है। अब देखना तुम, सबसे पहले मैं अपनी गोल्डन नाइट बनाऊंगा, बाद में वलीमा होगा। हाँ, अकेले मना लीजिएगा। जी नहीं, गोल्डन नाइट में वाइफ का होना ज़रूरी होता है, आपको शायद पता नहीं है। मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप अकेले ही मनाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा मिसेस फरहान। ओ हीरो, कैसी तबीयत है तेरी अब? वो दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। फारिस भाई कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, और तुम लोगों को तमीज़ नहीं है, मुँह उठाए अंदर चले आ रहे हो। कोई प्राइवेसी होती है? ओ हीरो, प्राइवेसी अपने घर के कमरे में होती है, हॉस्पिटल के कमरे में नहीं। फरहान के पास भी हर सवाल का जवाब मौजूद होता था। कैसी तबीयत है उम्मी तुम्हारी? ओ उम्मी के बच्चे, भाभी बोल। भाई छोटी है मुझसे और पहले भी मैं यही कहता था। हाँ बेशक पहले कहते थे, लेकिन अब इसका मकाम ऊंचा हो गया है। क्यों? अब ये वज़ीर आज़म की बीवी हो गई है। फारिस हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि अब ये उमायमा आर्यान मलिक है और इसको इज्जत देने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि ये आर्यान मलिक की बीवी है। ओह वाह जी वाह, परमानेंट ज़ैन मुरीद, फरहान हंसते हुए कहते हैं। ओए चलो निकलो यहाँ से, जा रहे हैं मेरे हीरो। ओके भाई, हम बाहर ही हैं, आपको कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। वो कहकर चले जाते हैं।
जान क्यों मुझ पर जुल्म कर रही हो? देखो जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आप ही अपना दिल और अपनी हरकतें अपने पास रखें और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। वो मुंह बना कर कहती है। हाय मेरी जान, देख इतनी प्यारी ना लगा करो। मैं पहले ही खुद पर बहुत मुश्किल से जब्त किए बैठा हूँ। वो दिल पर हाथ रखे हुए बेसाख्ता कहता है। मैं तैयार कहाँ हुई हूँ ना, मेरे पास मेकअप है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कपड़े ही पहने हैं, वो भी ना। मैं जान ले लूँगी आपकी अगर इससे आगे कुछ बोले भी तो। ले लो यार, तुम्हारी ही तो है, आपका कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम चाहो तो। वो आँख दबाकर शरारत से कहता है। मैं ना अब बात नहीं कर रही आपसे। अच्छा ठीक है, मैं फिर कुछ और कर लेता हूँ, आपको बस ये करना है, मेरे पास आना है। आन, वो दांत पीसते हुए कहती है। 1 महीने बाद आर्यान बिल्कुल ठीक हो चुका था, सब कुछ थे। फरहान ने जिस शख्स को पकड़ा था उसको बहुत मारा था और उससे गुलवाने की कोशिश भी की थी कि उसने किसके कहने पर हमला किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए वो उनके अब किसी काम का नहीं था तो उन्होंने उसे मार दिया था। सब नाश्ते पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अहमद मलिक ने खामोशी को तोड़ा था। बच्चों बताओ कब वलीमा करना है? बाबा जब आप कहें। डैड ऐसा करें आज ही रख लें, आर्यान कहता है। क्यों, तैयारियां तेरा बाप करेगा? अहमद मलिक तो उसकी बातों पर झुंझुला कर ही रह जाते थे। अरे वाह डैड, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाला था कि तैयारियां आप ही करेंगे, वो हंसते हुए कहता है। पता नहीं पिछली जिंदगी में मैंने कौन सी गलतियां की थी कि इस जिंदगी में मुझे तेरे जैसी औलाद मिली। डैड आपने जरूर कोई नेक काम ही किया होगा तभी आपको मैं मिला। अरे बच्चा आप ही तो बोले कुछ डैड को। वो साथ बैठी उमायमा को कहता है जो लाइट पिंक कलर का फ्रॉक पहने बैठी थी, चेहरे पर बालों की आवारा लेटे, लाइट से लिप ग्लॉस और लाइट मेकअप, वो कांच की गुड़िया सी मालूम हो रही थी। मैं क्या बोलूँ, वो इतनी आहिस्ता बोलती है कि उसकी आवाज़ आर्यान को ही सिर्फ सुनाई देती है। बच्चा थोड़ा ऊंचा बोले, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी चिड़िया से नहीं, बल्कि चिड़िया की भी आवाज़ आपसे ऊंची ही होती है। वो मुस्कुरा कर कहता है, जिस पर उसे दूर कर देखती है और पाँव के ऊपर पाँव मारती है। आह, मार दिया, हाथ पाँव बहुत तेज चला लेती हो, हथौड़े की तरह लगते हैं। जान तुम बताओ वलीमा कब रखें? बाबा आपका जब दिल करे रख दे, हमें कोई मसला नहीं है। डैड मैं जो कह रहा हूँ आज ही रख दे, वैसे भी मैंने अपनी गोल्डन नाइट बनानी है, पिछली दफ़ा रह गई थी। वो इतनी बेबाकी से कहता है, सब लाल पड़ जाते हैं। उमायमा तो शर्म के मारे लाल हो जाती है, उससे सर भी नहीं उठाया जाता। अरे क्या हो गया, आप सब बोल क्यों नहीं रहे? गद्दे कहीं कि तुझे जरा सी भी शर्म है? सॉरी डैड, अब शर्म का वक्त क्या, अगर अभी भी शर्म के बारे में सोचता रहा तो आपको दादा कब बनाऊंगा। क्यों जलील करवाने पर तुला है मेरे बाप, ये देख मेरे जोड़े हुए हाथ। डैड देखें, ऐसे मेरे सामने हाथ न जोड़े, बुरी बात। मैं नहीं, आप मेरे बाप हैं। हाँ लेकिन बनता तू है, वो भी मेरा। अच्छा ना डैड, गुस्सा तो ना करें। मामू आप ना इनकी एक कान से सुना करे, दूसरे से निकाल दिए करें, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। माशाल्लाह उमायमा बेटा, ऐसे ही करना है आपने, मैं भी ऐसे ही करूँगा। आर्यान कूद कर देखता है उसे, जिस पर वो अपने बालों को झटके से पीछे करती है। बहुत बात नहीं निकल आया आपके कमरे में, मिलो फिर बताता हूँ। डरती नहीं हूँ मैं आपसे। ठीक है बच्चा, अब हर बात कमरे में ही होगी, देखना। देख लेंगे। चलो अनाया, मैं आपको कॉलेज छोड़ाऊँ। जी जान भाई चलें। अल्लाह हाफिज़ बेटा। चलो आप भी मिसेस आर्यान। कहाँ? कमरे में, मेरा भी मूड नहीं है। ठीक है फिर हनीमून पर भी फिर किसी और को ले जाऊँगा। व्हाट? वो हैरानगी से उसे देखती है। हाँ मजाक कर रहा हूँ बच्चे, चले आया, मैं नहीं आ रही। ठीक है फिर। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आर्यान छोड़े, क्या कर रही हैं, कोई देख लेगा। तभी अहमद मलिक सामने आ जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। डैड आंखों पर से हाथ हटा ले, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। गंदी औलाद, अपने कमरे में किया कर ऐसी हरकतें। डैड यार मैंने अब कुछ नहीं किया, बीवी को गोद में ना उठाऊं तो क्या आपको उठाऊं? देख आर्यान, मेरी आंखों के सामने से हट जा वरना बहुत मारूंगा तुझे। डैड आंखों से हाथ हटा ले, मैंने तो अभी तक किस भी नहीं की अपनी बीवी को। आर्यान, वो दांत पीसते हुए कहते हैं।
ओके डैड जा रहा हूँ, लेकिन आप भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपने तो अभी तक कुछ किया ही ना हो। आर्यन अब तू याद रखना, मेरे सामने आया तो जूतों से मारूंगा तुझे। ओके डैड आई एम गोइंग। हाँ देखा मामू क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। उठाकर खड़े हो गए मुझे उनके सामने। कमरे में आकर बेड पर बैठते ही वो आर्यन को से देख कर कहती है, आपके नहीं मेरे बारे में वो सोचते हैं। वो सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ला कर दे। क्या ला कर दूँ अब? वो सर पर हाथ मारते हुए कहते हैं, मुझे जूते चाहिए। ठीक है मेरे साथ चलना, करवा दूंगा शॉपिंग। वो सोफे पर बैठते ही फोन पर कुछ मैसेजेस देखते हुए कहता है, मुझे लाइटों वाले चाहिए। वो मुंह लटकाए कहती है, व्हाट? आर्यन को लगा उसने शायद कुछ गलत सुना है। मुझे लगता है शायद कुछ गलत बोल दिया है आपने। मुझे नहीं पता, ला कर दे मुझे लाइटों वाले जूते। कहाँ से ला कर दूँ मेरा बच्चा? वो फ़ोन को एक साइड पर रखकर माथा पीट कर रह जाता है। जहाँ से मर्जी ला कर दे, मुझे चाहिए। कोई नहीं है, वो छोटे बच्चे पहनते हैं। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ अपने घर। अच्छा यार ला दूंगा लाइटों वाले। वो झुंझुला कर ही रह जाता है। और मुझे ना, हाँ और क्या चाहिए? वैसे सिर्फ लाइटों वाले जूते ही नहीं, मुझे वो बबल बनाने वाली गन भी चाहिए। बबल गन? तुम्हें क्या करना है इससे? वो हैरत से उसे देखते हुए कहता है, मैं आपके आसपास बुलबुलें बनाकर आपको परेशान करूंगी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, फिर तो तुम्हें एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम भी ले देता हूँ ताकि मुकम्मल बच्ची बन सको। अच्छा आइडिया है, वो भी चाहिए। और वैसे एक बड़ा सा टेडी बियर भी। कुछ और रह गया हो तो बता दो, पूरा टॉय शॉप खाली करवा दूँ। नहीं फिलहाल इतना काफ़ी है, बाद में अगर कुछ और चाहिए होगा तो बता दूंगी। और वैसे भी आप तो यही कहते हैं मेरी बीवी पर मेरे सब कुछ कुर्बान। जी वो तो मैं कहता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए ये सब लूँ तो भी चलता है। अब तो मैं ये सब ला कर दूंगा तो सब क्या सोचेंगे? ठीक है फिर सबका सोचे और मेरे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मेरी जान, इधर आओ मेरे साथ चलना, सब लेकर दूंगा जो कुछ भी चाहिए। ओके थैंक्स जुआन। उसके गाल पर जोर से किस देती है। अब देखो बच्चा खुद ही मेरे जज्बात जगा रही हो, फिर ना कहना मुझे। उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है, अगर मुझे ये सारी चीज़ें लेकर देंगे फिर सोचूंगी। उसकी गर्दन में मुंह छुपाई कहती है, ठीक है ले दूंगा पक्का। तो क्या अब इजाज़त है मेरी जान? शर्म से लाल होते हुए कहती है। उसका चेहरा अपनी गर्दन से हटाए बेख्तियार उसके काउंटर पर झुक गया था। बाबा आज पलवशा को कॉलेज से आप लाइएगा, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है एक। ठीक है राजान मैं ले आऊँगा, तुम आराम से अपनी मीटिंग अटेंड करो। पलवशा का आखिरी साल था कॉलेज का। देखो बेगम अपने बेटे को समझा तो ये गंदी हरकतें अपने कमरे में किया करे। मैं क्यों समझाऊँ? और वैसे भी बेटा बाप पर ही जाता है, क्या मतलब है इस बात का? और वो दो हाथ मुझसे आगे है। जी मैं भी यही कह रही हूँ। राजान खान अपनी ब्लैक मर्सिडीज में बैठा हुआ था, मोबाइल पर मीटिंग के नकात देख रहा था। वो अपनी कंपनी की अहम तरीन मीटिंग के लिए जा रहा था। सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक था, लेकिन कॉलेज की छुट्टी का वक्त होने की वजह से नौजवानों की चहल पहल ज़्यादा थी। राजान की गाड़ी एक सफ़ेद वैन के पीछे थी जो सड़क पर बेतरतीब अंदाज में चल रही थी। अचानक राजान के कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। वो फौरन चौंका और खिड़की नीचे करके ध्यान से सुनने लगा। खुदा के वास्ते छोड़ तो मुझे। आवाज़ बेहद खौफनाक थी और उसे ये भी महसूस हुआ कि लड़की मदद के लिए हाथ पाँव मार रही है। राजान ने वैन की खिड़की के छोटे शीशे से झांका। वो हल्की सी झलक देख पाया जहाँ किसी से एक लड़की खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी कज़न अनाया थी। ये अनाया कैसे हो सकती है? राजान के दिमाग में सवालात गर्दिश करने लगे, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। वो कैसे हो सकती है? उसे तो ज़ियान देने आता है और वो यहाँ कैसे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़रूर मेरा वहम होगा। लेकिन अगर सच में वो अनाया हुई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अजीब से ख्यालात आ रहे थे ज़हन में। राजान ने वैन का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उस गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा थी और ट्रैफिक होने की वजह से वो काफ़ी दूरी पर था उस गाड़ी की। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहे और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।